हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जो कि आपका दोस्तों इस बार जो है कि 15 दिसंबर को होने वाला है। देखा जाए दोस्तों तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी दोस्तों कंटिन्यू करिए, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास मात्र 2 से ढाई महीने का ही समय बचा हुआ है। हम दोस्तों अपनी इस चैनल पे डेली मॉर्निंग में सुबह में 6 बजे एक मॉक टेस्ट दोस्तों कराते हैं। इस मॉक टेस्ट को दोस्तों आप लोग जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस मॉक टेस्ट में 30 प्रश्न या तो दोस्तों 60 प्रश्न रहते हैं। और दोस्तों इससे क्या होगा कि इस मॉक टेस्ट को दे करके दोस्तों देखिए एक बार, अगर सभी मॉक टेस्ट दोस्तों दे करके गए एग्जाम में तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बार का सीटेट एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे दोस्तों आपका 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम आपको जो है कि हिंदी का मॉक टेस्ट 2 कराने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट करा चुके हैं। विदाउट डिले दोस्तों मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है कि भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा ऑप्शन है समय व अवधि पर, तीसरा ऑप्शन है समस्या के कारणों की सही पहचान पर, और चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। देखिए दोस्तों हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम दोस्तों वेट कर रहे हैं आंसर का। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्या के कारणों की सही पहचान पर। यही दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इसी पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए विदाउट स्किप किए दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करते चलिएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, यानी कि दोस्तों जो भाषा शिक्षण होता है, ठीक है, लैंग्वेज जो टीचिंग होती है उसमें पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है। एकमात्र संसाधन होती है, या साध्य है, या साधन है, या अनावश्यक है। तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, हमेशा जब सीटेट के प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और उनके ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो अपने मन में दोस्तों हमेशा आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही लेना है, निगेटिव स्टेटमेंट को हटा देना है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, तो एकमात्र दोस्तों नहीं होगा। साध्य है दोस्तों, हो सकता है, ठीक है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, साधन ये भी हो सकता है, अनावश्यक है ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शंस में से दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साधन है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए, ठीक है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी की कक्षा में दोस्तों क्लासरूम में हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। नेगेटिव ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो बचा आपका लास्ट वाला ऑप्शन, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों सीटेट के प्रश्नों को पढ़ लिया और अगर उसको आप समझ गए उसके लैंग्वेज को, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप प्रश्न सही कर ले जाएंगे। बाकी दोस्तों आप कितना भी पढ़ें आपके लिए कम ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है, देखिए दोस्तों सीटेट एग्जाम वही क्वालिफाई करता है जो पेशेंस रखता है। जल्दबाजी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों करने की, ठीक है। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, हो सकता है दोस्तों। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये भी हो सकता है। बच्चे अनुशासित रहते हैं दोस्तों, ये भी हो सकता है। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। देखिए दोस्तों हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर सेलेक्ट करना है। जब आपको दोस्तों सीटेट के ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसमें आपको उलझाया जाता है, ठीक है, और हमेशा एक आपको तार्किक ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। प्रसन्न होते हैं दोस्तों, नॉर्मल सी बात है। कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत रहते हैं, ऐसा है दोस्तों। प्रसन्न भी होते हैं, शांत भी होते हैं, सही बात है, अनुशासित भी रहते हैं, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों डी वाला। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का दोस्तों क्या होता है, विकास होता है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। लेखन कौशल यानी लिखने की जो दोस्तों कौशल होती है उसका असेसमेंट करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुति लेख या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। आप लोग बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ए वाला, यानी कि अपने अनुभवों को लिखना, यही दोस्तों लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की सबसे बेहतर विधि है, सबसे अच्छी विधि हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न दोस्तों आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन सब प्रश्नों को हम याद करेंगे, तो दोस्तों सीटेट में याद चलता ही नहीं, रोटेशन लर्निंग नहीं चलती है, आपकी समझ शक्ति चलती है, आप कितना बेहतर समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी कि बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या मधुर वाणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। यही दोस्तों बोलने के कौशल में, स्पीकिंग स्किल में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों है अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर दोस्तों आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, एक भाषा के अध्यापक हैं, तो बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना ये सबसे बड़ी चुनौती है, या बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव है, या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बहुभाषिक का मतलब होता है दोस्तों, बहु मीन्स होता है बहुत, भाषिक मतलब होता है भाषा, यानी कि मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम की बात की जा रही है कि बहुत सी भाषाएं क्या होती हैं दोस्तों, शिक्षण विधियाँ सीखने में उनको हेल्प मिलती हैं। और शिक्षक के सामने दोस्तों यही चुनौती होती है, अलग अलग प्रकार की भाषा के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा का मतलब होता है दोस्तों ऐसी कक्षा जहाँ पे सभी बच्चे हमारे लिए क्या है, समान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग दोस्तों, इसका ऑप्शन पढ़िए, आप लोग आंसर इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट ऑप्शन है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यानी कि दोस्तों व्याकरण के जो रूल्स हैं उनके अगर आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उससे दोस्तों बच्चों की जो भाषा का विकास है बहुत तेजी से होता है, शीघ्रता से होता है। यही आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुसांस्कृतिक का मतलब होता है दोस्तों, बहु मीन्स होता है बहुत, संस्कृति मतलब अलग अलग प्रकार की संस्कृति, कल्चर की बात है। क्लासरूम में आप एक भाषा शिक्षक, आप एक लैंग्वेज टीचर हैं के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, या बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। यानी कि दोस्तों बच्चों को जो है अवसर, आप अगर ओकेजन नहीं देंगे तो दोस्तों बच्चे सीख कैसे पाएंगे? इसलिए बच्चों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ओकेजन देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न दोस्तों बहुत कठिन नहीं है, इजी प्रश्न हमने लिए हैं आज की क्लास में। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं वाले प्रश्न दोस्तों ध्यान से पढ़ा करिए, अदरवाइज आप एग्जाम में बाहर निकलने के बाद आप पछताते हैं, ठीक है। पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। 2-4 प्रश्न दोस्तों आप ऐसे ही गलत कर देते हैं, इसलिए प्रश्नों को सावधानी से केयरफुली पढ़ा करिए, ठीक है। उतना ही केयरफुली दोस्तों ऑप्शंस को भी पढ़ना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये है दोस्तों। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना दोस्तों, रट्टा मारना तो नहीं होगा, रोटेड लर्निंग जो दोस्तों होती है वो अलाउ नहीं होती है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी ये तीनों ऑप्शन तो है ही, लेकिन इसका सही आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए विदाउट क्लास स्किप किए दोस्तों सभी प्रश्नों को देख करके ही जाइएगा। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य का मतलब दोस्तों होता है होमवर्क, SW के बारे में बात की गई है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। आप ही लोग बताइए दोस्तों, क्या गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन नहीं होगा? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, हो सकता है दोस्तों ये।
तीसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। नहीं दोस्तों, अभ्यास मात्र नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक है। अति आवश्यक नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, जितनी उनकी दोस्तों कैपेसिटी है। ये कि नहीं 2-2 कुंटल का होमवर्क उनको दे रहे हैं, क्षमता उनकी 10 किलो को है और 1 कुंटल का होमवर्क दे दिए। चलिए आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग बताएंगे भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब होता है कि दोस्तों ऐसी स्किल जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें, व्यक्त कर सकें, यानी कि अपनी बातों को कह सकें। तो वो कौन सी स्किल है दोस्तों, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों बोलना है और लिखना है। दोस्तों बोल करके अपनी बातें आप किसी के सामने रखते हैं और लिख करके भी अपनी बातें किसी के सामने एक्सप्रेस करता है आदमी। तो ये दोस्तों इसके अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, अभिव्यक्त करने वाले हैं, इसलिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये इसके ऑप्शंस थोड़ा सा दोस्तों बड़े हैं। देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम दोस्तों आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये असत्य है, क्योंकि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा, इसलिए दोस्तों सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना दोस्तों बहुत आसान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल मतलब दोस्तों होता है लैंग्वेज स्किल के बारे में बात की गई है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। क्या ऐसा है दोस्तों कि केवल पढ़ने और लिखने पर ही कौशल पर बल देना चाहिए? सुनना और बोलना भी तो दोस्तों आपकी भाषा कौशल हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है कि बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। क्रम से ही सीखते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। बिल्कुल दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही है, चारों कौशल दोस्तों आपस में संबंधित होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? जो पाठ में दिए गए चित्र होते हैं दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य होता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हिंदी सब्जेक्ट आपसे पूछी जाएगी, जिसके 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, उसमें 15 प्रश्न दोस्तों आपके पेडागॉजी के रहते हैं, बाकी 15 प्रश्न आपके दोस्तों पैसेज से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पेडागॉजी के प्रश्न कर चुके हैं, अब पैसेज पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये आपका एक कविता दी गई है और इस कविता पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसके आंसर देने हैं। तो दोस्तों हम आपको सजेशन देना चाहेंगे कि सबसे पहले आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद जल्दी से दोस्तों आप आएंगे, इसकी जो कविता दी गई है पैसेज उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यही दोस्तों बेस्ट तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में न उड़ने दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी पोएम है दोस्तों सोहन लाल द्विवेदी की, और इस पे आधारित दोस्तों प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेखबर होना। गहरी नींद में सोना दोस्तों बेखबर होना, आपको कुछ पता ही नहीं रहे, यही आंसर इसका होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए इसका। पाताल में, अतल गहराई में, जहां सूर्यास्त होता है, पतन की राह पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पतन की राह पर कवि पोएट लोगों को नहीं जाने देगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दोस्तों बेखबर हैं, उन्हीं को दोस्तों कवि जागरूक करना चाह रहा है। यही आंसर आपका सही है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। ये दोस्तों आपका अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। अदल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक दो प्रश्न आपके व्याकरण से पूछ लिए जाते हैं। कविता का उपयुक्त शीर्षक है, शीर्षक मतलब दोस्तों इसका टाइटल है हर्ष, कोलाहल, आकाश या जागृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जागृति। चलिए दोस्तों, अगली प्रश्न पे चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपका गद्यांश दिया गया है और इस पे 8 प्रश्न आधारित हैं, ठीक है, जो 52 से लेकर के 60 तक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ लिया जाता है। ये तरीका होता है दोस्तों गद्यांश सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाएगा, इसके बाद इस पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी कुछ दिया गया है पैसेज में, जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना की निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा गद्यांश है जो गांधी जी के रोचक संस्मरण से दोस्तों लिया गया है। चलिए दोस्तों, पैसेज पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल्दी से इन प्रश्नों को देखते हैं। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। 4 ऑप्शन दोस्तों, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। हम टाइम दोस्तों आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? 4 ऑप्शन, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य विचार में किस दिशा में जा रहा है, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य विचार में किस दिशा में जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रति लगा है, ठीक है। तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। 4 ऑप्शन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इस क्लास के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काज, यानी कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होता है। और क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो दोस्तों जो प्रत्यय होता है किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक। तो दोस्तों आज की इस मॉक टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट 2 था जिसमें हिंदी के 30 प्रश्न थे, कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।